नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं हूं नितिन कुमार चारी और आप सभी का सिविल जॉब में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय इतिहास के अंतर्गत भारत की संकल्पना एवं विचार। भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत जो पहला यूनिट का पहला बिंदु जो जोड़ा गया है, उसके अंतर्गत हमें इतने सारे सिलेबस के अंतर्गत टॉपिक दिए गए हैं जिनको हमें 1.1 के अंतर्गत पढ़ना है, जो कि संबंधित हैं आपके संकल्पना एवं विचार से। इसके अंतर्गत जो शामिल है वो है प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा। ठीक, प्राचीन भारत की ज्ञान परंपरा कौन कौन सी है, इसके अंतर्गत आपको किन किन बिंदुओं का अध्ययन करना है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक, साथ ही साथ हम पढ़ेंगे भारतवर्ष यानी कि हमारा देश जो है भारत, इस भारत का नाम भारत किस आधार पर पड़ा है ना, कौन ऐसे महान राजा थे, व्यक्ति थे जिनके नाम पे ये देश का नाम भारत पड़ा। ठीक, साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे भारत के अन्य कौन कौन से नाम हैं। भारत को जम्मू द्वीप भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, और इसके अलावा और कौन कौन से नाम हो सकते हैं भारत के, ये भी समझेंगे। भारत का नाम और नामकरण और नाम अन्य नामों के साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि भारत का भौगोलिक विस्तार कहां तक फैला हुआ है, भौगोलिक रूप से भारत कहां तक विस्तृत है, ये भारतवर्ष के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, फिर उसके बाद हम देखेंगे वेदों की संख्या कितनी है, कौन कौन से वेद हैं, और वेदों के अंतर्गत किन किन बातों के जानकारी हमें मिलती है। वेद के बाद हम पढ़ने वाले हैं उपनिषद। उपनिषद क्या होते हैं, उपनिषद कितने होते हैं, कौन से उपनिषद में किसका वर्णन किया गया, ये सारी चीजें उपनिषद के माध्यम से पढ़ेंगे। फिर इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, षड दर्शन, स्मृतियां, श्रुत, सभा और समिति। ठीक, प्राचीन भारतीय इतिहास को अगर हम पढ़ेंगे तो ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति जो है वो प्रजापति की दो पुत्रियां मानी गई हैं। ठीक, उनको हम पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ गणतंत्र यानी कि भारतीय जो शासन व्यवस्था है, जो राजनीतिक व्यवस्था है, उसके बीच अगर प्रारंभिक चरण में हम देखेंगे तो गणतंत्र के रूप में ही मिलते हैं, यानी कि ऋग्वैदिक काल एक गणतांत्रिक व्यवस्था थी। ठीक, फिर उसके बाद वर्णाश्रम यानी कि वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था दोनों को पढ़ेंगे हम यहाँ पे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे पुरुषार्थ, ऋण, संस्कार, यज्ञ और यज्ञ में पंच महायज्ञ, साथ ही साथ कर्म का सिद्धांत, बोधिसत्व और तीर्थंकर। इन सभी विषयों पर हम विस्तार से एक एक करके चर्चा करेंगे। हमारा जो मानना है टॉपिक को लेकर वो ये मानना है कि ये जो टॉपिक है इतिहास में नया जोड़ा गया है। चूंकि इतिहास के अंतर्गत 10 प्रश्न पूछे जाने हैं तो ये बात निश्चित है कि इसमें से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, और वो 2 प्रश्न किससे संबंधित होंगे इसका अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन ये अनुमान लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि 2 प्रश्न तो कम से कम पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतवर्ष। भारतवर्ष का मतलब भारत का जो नामकरण है, जिसे आज आप देख रहे हैं कि हमारे देश का नाम भारत है, तो इस भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। ठीक है, और साथ ही साथ भारत के और भी कई अन्य नाम हो सकते हैं, जैसे जम्मू द्वीप है, भारतवर्ष है, भारत है, आर्यवर्त है, ब्रह्मवर्त है। ये सारे जो नाम है वो कौन कौन से परीक्षा में कौन कौन से इससे संबंधित नाम पूछे जा सकते हैं। और साथ ही साथ इसका भौगोलिक विस्तार यानी कि जो हमारा देश है आपको दिखाई दे रहा है भारत, वो कहां से कहां तक भौगोलिक रूप से विस्तृत है, फैला हुआ है, इन सब चीजों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक, चर्चा स्टार्ट करते हैं भारत के नामकरण से। आप यहाँ पे एक नॉर्मल सी बात है, आपने सुना होगा कि भारत का जो नाम है वो राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पे इस देश का नाम भारत पड़ा। ये तो एक आम बात हुई, और ये आम बात जो है वो एक सर्वमान्य मत के रूप में स्वीकार भी की जाती है कि पूर्ववर्षीय जो राजा दुष्यंत थे और उनकी जो पत्नी थी शकुंतला, उनके पुत्र भरत के नाम पे ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। एक ये मत है, और अधिकांशतः विद्वान और जो इतिहासकार है वो इसको मानते भी हैं। लेकिन एक मत और है, वो है जैन तीर्थंकर जो थे, पहले जैन तीर्थंकर ऋषभदेव, उनका एक पुत्र था भरत और उसके नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा। एक ये मान्यता भी है। हालांकि इस बात को मानने वाले विद्वानों में मतभेद है, कुछ लोग इस बात को स्वीकार करते हैं, कुछ लोग इस बात को स्वीकार नहीं भी करते। लेकिन अगर भारत के नाम पे चर्चा की जाए कि भारत का नाम भारत किस
कारण से पढ़ा, तो ये सर्वमान्य मत हमें देखने को मिलता है। अधिकांशतः इतिहासकारों का मानना है कि भारत का जो नाम है वो भारत दुष्यंत के और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पे पड़ा है। ठीक, इसमें एक चीज और जान लेना है, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर ही भारत का नाम भारत है। इस बात की जानकारी या इसका जो प्रमाण है वो हमें कहां से मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ से। अभी तक ये प्रश्न पूछा जाता था कि भारत का नाम भारत किस कारण से पड़ा, तो आप बताते थे दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पे भारत का नाम भारत पड़ा है। लेकिन अब वो ये भी पूछ सकता है कि भारत का नाम दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पे पड़ा, इस बात का प्रमाण इतिहास में कहां मिलता है या किस स्रोत से इसकी जानकारी मिलती है? तो आप बताएंगे ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ से इस बात की जानकारी मिलती है, लिखित प्रमाण मिलता है कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। ठीक, ये सारी की सारी पौराणिक कथाएं जिनका इससे संबंध जोड़ा गया है। फिर आगे हम देखेंगे भारत के नाम पे, तो भारत के नाम के बारे में एक कहानी और प्रचलित है। भारत का नाम जो है वो प्रारंभिक वैदिक एक जनजाति हुआ करती थी या जनजाति या जन समूह हुआ करता था, जो ईसा पूर्व दूसरी सहस्त्रावधि के उत्तरार्ध में अस्तित्व में आया था। इस जनजाति या जन समूह का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। आपने ऋग्वेद के अंतर्गत पढ़ा था 10 राग युद्ध, जिसमें 10 राजाओं के मध्य राजा सुदास का युद्ध होता है, जिसमें राजा सुदास जीत जाते हैं। राजा सुदास उसमें क्या होते हैं? विजयी होते हैं। तो यहाँ पे ये एक दूसरी कहानी मिलती है, दूसरा प्रमाण मिलता है भारत के नाम के पीछे। वो ये है कि जो राजा सुदास थे वो भरत कबीले के क्या थे? राजा थे। भरत कबीले के राजा जो थे वो राजा सुदास 10 राजाओं से युद्ध करते हैं और वो जीतते हैं। अब ये भरत कबीला कहां से आया? वो भरत कबीला जो है वही आगे चल के भारत के रूप में जाना गया। ठीक, दूसरे भारतीय इतिहास के अंतर्गत हमें यह भी प्रमाण मिलता है कि भारत का नामकरण जो है वो भरत कबीले के जो नागरिक थे वो आसपास में जो रहते थे वो वैदिक एक जनजाति या जन समूह था, वही भारत के नाम से जाना जाता था। ठीक है, भारत का प्राचीन नाम भारत जनजाति या जन समूह के नाम पे ही पड़ा है, यानी कि वो भरत कबीले के जो लोग थे वही भारतीय कहलाते थे, कि नाम पे भारतवर्ष या भारत या भारत भूमि नाम रखा गया है। तो यहाँ पे आपको 2 प्रकार के स्रोत मिलते हैं या 3 प्रकार के स्रोत मिलते हैं। एक स्रोत के माध्यम से आप ये बताते हैं कि जैन तीर्थंकर ऋषभदेव जो थे उनके पुत्र भरत के नाम पे भारत नाम पड़ा। दूसरा स्रोत ये कहता है कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पे भारत का नाम भारत पड़ा। तीसरा स्रोत ये कहता है कि वैदिक जनजाति या जन समूह जो था उसके नाम पे भारत का नाम भारत पड़ा है, जिसके प्रमाण हमको कहां से मिलते हैं? ऋग्वैदिक कालीन 10 राजाओं के बीच में जो युद्ध हुआ है, 10 राग युद्ध, उससे हमें ये प्रमाण मिलता है, जिसमें भारत नाम की एक जन समूह जो था वो राजा सुदास से मिलता है और राजा सुदास उसके साथ युद्ध लड़ते हैं, उनके बिहाफ में युद्ध लड़ते हैं और जन समूह, इसी जन समूह के नाम पे इस देश का नाम भारत पड़ा। यानी कि भरत कबीले के जो लोग थे वही आगे चल के भारत नाम से जाने गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मोटे तौर पे 3 स्रोत मिल जाते हैं कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ता है। लेकिन इन सब चीजों में सर्वमान्य अगर मत देखा जाएगा तो सर्वमान्य मत यही है कि दुष्यंत और शकुंतला का जो पुत्र था भरत, उस भरत के नाम पे ही इस देश का नाम भारत पड़ा। ये सर्वमान्य मत है। बाकी की हमने 3 मतों पे डिस्कस किया है कि 3 कौन कौन से हैं। एक ऋषभदेव के पुत्र भरत हैं, दूसरा शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत हैं, और तीसरा ये है भरत कबीला जिसके नाम पे आगे भारत नाम पड़ा। ठीक, 3 अपने अपने अलग अलग प्रमाण देते हैं। भारत के कई उन अन्य नाम भी हैं, भारत के कई अन्य नाम भी हैं, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। भारत को हम क्या नाम देते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप देते हैं। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप और भारत गणतंत्र, बृहत्तर भारत आदि, ये जो है वो भारत के ही अन्य नाम हैं। अन्य नामों के अंतर्गत भारत को आप अंग्रेजी में इंडिया बोलते हैं। ठीक है, इंडिया शब्द की उत्पत्ति जो है वो इंडस शब्द से हुई है।
इंडस शब्द जो है वो सिंधु नदी यानी कि सिंधु नदी का अंग्रेजी जो नाम है वो इंडस है। इस इंडस नदी को पार करके आए थे कौन? यूनानी, और उन्होंने इसको इंडस से इंडिया नाम दे दिया। ठीक है, यानी कि इंडस से इंडिया नाम पड़ा, और इंडिया का जो प्रचलन है वो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मिलता है, और इंडिया का जो अंग्रेजी में ये नाम है वो अंग्रेजों के द्वारा 9वीं शताब्दी, ये आधुनिक रूप से हम देखें तो 17वीं शताब्दी से हमें भारत का नाम अंग्रेजी में इंडिया मिलता है। यानी कि हम उसको इंडस भी बोलते हैं, हम उसको इंडिया भी बोलते हैं, हम उसे बृहत्तर भारत भी बोलते हैं, हम उसे भारत गणतंत्र भी बोलते हैं, हम उसे भारतीय उपमहाद्वीप भी बोलते हैं, हम उसे भारत तो बोलते ही हैं। ठीक है, तो भारत के संबंध में ये भारत के अन्य नाम है, अन्य नामों के अंतर्गत आप भारत को भारतवर्ष या जम्मू द्वीप या भारत खंड, ठीक है, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, हिंद, अल हिंद, ग्यागर, फग्यूल और तियांजू, और ये जो है वो है इंतु, या है ये ब्लैक से लिख देता हूं, इंतु। चीन में भारत का नाम आज भी इंतु के नाम से मिलता है, यानी कि चीन वाले जो लोग हैं वो भारत को किस नाम से जानते? इंतु। फाइयान वेंसांग सिंह ये आए, उन्होंने भारत का वहां वर्णन किया है और भारत को इंतु कहा है। फिर उसके बाद होंडू आदि, ये जो सारे के सारे आपको नाम दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे भारत के ही क्या है? नाम है। तो भारत के अन्य नामों में अगर आपसे पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन कौन सा भारत का नाम है और कौन सा भारत का नाम नहीं है, तो आप बताएंगे भारतीय उपमहाद्वीप, भारत गणतंत्र, बृहत्तर भारत, इंडस, इंडिया या भारतवर्ष, जम्मू द्वीप, भारत खंड, और उसके बाद आर्यावर्त, हिंदुस्तान, अल हिंद, हिंद, ग्यागर, फ्यूगल, तियांजू और इंतु, ओंडू, ये सारे के सारे जो नाम है वो भारत के ही हैं। अच्छे से याद कर लेना है, भारत के नामों को परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक, अब इस भारत के भौगोलिक विस्तार को और समझ लेते हैं। भारत का भौगोलिक विस्तार यानी कि ये जो भारत आपको दिखाई दे रहा है मैप में, वो भारत कहां से कहां तक विस्तृत है। भारत का ये वर्तमान मैप है। भारत के वर्तमान मैप को अगर हम देखेंगे तो हमें भारत की जो आज की स्थिति है वो दिखाई देगी, लेकिन प्राचीन मैप को देखेंगे तो हमें भारत के अखंड भारत स्वरूप को देखने को मिलता है, जहां भारत की सीमाएं उत्तर और दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में विस्तृत रूप से फैली हुई थी। ठीक है, लेकिन भारत के भौगोलिक विस्तार के संबंध में विष्णु पुराण क्या कहता है, थोड़ा इस पर चर्चा कर लेते हैं। विष्णु पुराण के एक दूसरे खंड, विष्णु पुराण का कौन सा खंड? विष्णु पुराण का दूसरा खंड, और इस दूसरे खंड के तीसरे अध्याय के पहले श्लोक में, ठीक है, परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाएगा और आजकल ऐसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज्यादा बनेगी कि भारत का जो भौगोलिक विस्तार है या भारत का जो वर्णन है वो कहां पर मिलता है, तो विष्णु पुराण के दूसरे खंड के तीसरे अध्याय के पहले श्लोक में भारत का वर्णन मिलता है। और उसमें क्या लिखा है? उत्तरम यत समुद्रस्य, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रिश्च दक्षिणम, यानी कि जिसके उत्तर में क्या है? हिमालय, और दक्षिण में क्या है? समुद्र बसता है। उत्तर में हिमालय और दक्षिण में समुद्र बसता है। वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति, ऐसे देश को हम भारत कहते हैं और यहाँ पे रहने वाली संतानों को भारतीय कहते हैं। यानी कि भारत में रहने वाले जो लोग हैं वो क्या कहलाते हैं? भारतीय कहलाते हैं। ठीक, ये जो श्लोक है इस श्लोक को आपको अच्छे से याद कर लेना है। इस श्लोक के आधार पे हम पौराणिक रूप से भारत का विवरण प्रस्तुत करते हैं कि भारत क्या है या कहां पर स्थित है भारत। तो पौराणिक रूप से हमें भारत की स्थिति पता चलती है इस श्लोक से। उत्तरम यद समुद्रस्य हिमाद्रिश्च दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति, अर्थात समुद्र के उत्तर में, समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं, और इस भूभाग में रहने वाले इस देश की संतानों को भारतीय कहते हैं। ठीक, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो भारत है वो हिमालय, भारत की जो
उत्तरी सीमा है वो हिमालय है और दक्षिणी सीमा जो है वो समुद्र है। इसके बीच में रहने वाले लोग भारतीय कहलाते हैं। ये तो एक श्लोक हुआ। एक श्लोक और है जो आपको याद रखना है, जिसके आधार पे आप ये बताते हैं कि भारत कहां पर विस्तृत है, और वो विष्णु पुराण के ही दूसरे खंड के तीसरे अध्याय के 24वें श्लोक में है। अभी जो हमने पढ़ा था वो विष्णु पुराण के दूसरे खंड के तीसरे अध्याय के पहले श्लोक को पढ़ा था, जबकि अब हम यहाँ पे जानना चाह रहे हैं 24वें श्लोक को। 24वां श्लोक क्या कहता है? गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्ग पवर्गास पद मार्ग भूते भवंती भू पुरुषा सर्वात। यानी कि यहाँ पे इस श्लोक का ये अर्थ है, देवता हमेशा यही गान करते हैं, यानी कि देवता हमेशा यही कहते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और उपवर्ग के बीच में बसे भारत में जन्म लिया है वो मानव हम देवताओं से भी अधिक धन्य है। यानी कि स्वर्ग लोक में रहने वाले जो देवता हैं वो ये बताते हैं कि स्वर्ग और उपवर्ग के बीच में जो भारत है, उस भारत में रहने वाली जो नागरिक हैं, जो लोग हैं, वो हम स्वर्ग में रहने वाले लोगों से भी ज्यादा धन्य हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? भगवानों के अवतार देख रहे हैं। भगवान बार बार इस धरती पे अवतार ले रहे हैं, भगवान बार बार इस भारत में अवतार ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये भारत की भूमि कैसी है? बहुत ही धन्य और पवित्र भूमि है, जो इस श्लोक के माध्यम से हमें प्रमाण मिलता है कि हमेशा देवी देवताएं क्या कर रहे हैं? भारत में आने का, जन्म लेने का, भारत में निवास करने का क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं, उत्साहित हो रहे हैं, लालसायित हो रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो हमसे ज्यादा सुखी हैं, हमसे ज्यादा धन्य हैं, हमसे ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि हम तो स्वर्ग में रह रहे हैं जबकि ये लोग साक्षात भारत में रह रहे हैं। ठीक, भारत के भौगोलिक विस्तार को आज वर्तमान स्तर पर अगर हम देखें तो वर्तमान में हमें पता चलेगा कि भारत की उत्तरी सीमा और दक्षिणी सीमा जो है उसको हम यहाँ पे विस्तार से देख लेते हैं। भारत की जो दक्षिणी सीमा है, जिसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश में फैली हुई है। यानी कि ये भारत का उत्तरी अक्षांश जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक है। यानी कि हमारा जो भारत है वो मुख्य रूप से आप देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है भारत? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आपने पृथ्वी का भौगोलिक अध्ययन किया होगा। जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी को 0 से 20 से एक रेखा काटती है, इसे हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा या 0 डिग्री या इक्वेटर। इस 0 डिग्री के ऊपर वाले गोले को हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध। इसको हम क्या नाम देते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और जबकि नीचे वाले को हम क्या नाम देते हैं? साउदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत पूरा का पूरा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देखते हैं वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, अब उत्तरी गोलार्ध में भी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश यानी कि नॉर्दर्न लैटिट्यूड से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड के बीच में विस्तृत रूप से दिखाई देता है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे ये देखेंगे कि भाई साहब ये जो भारत है, इस भारत का पूर्व से पश्चिम की ओर क्या विस्तार है, तो ये भारत जो है, जैसे कि अपन ने यहाँ पे देखा उत्तरी गोलार्ध, ऐसे ही पृथ्वी को आप 2 भागों में खड़े स्तर पे बांटते हैं, तो उनको आप देशांतर रेखाओं से बांटते हैं। और भारत जो है वो इधर पूर्वी देशांतर के रूप में स्थित है। पश्चिम में भारत का कोई भी हिस्सा नहीं आता है। ठीक, तो भारत जो है वो मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध के इस वाले क्षेत्र में, इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये भारत का, पृथ्वी का ये वाला जो हिस्सा है जो कि पूर्वी देशांतर और उत्तरी गोलार्ध के बीच में भारत भौगोलिक रूप से स्थित है, जिसमें पूर्वी देशांतर जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके, यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा कि भारत जो है वो मुख्य रूप से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश यानी कि 8 डिग्री से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश
और 68 डिग्री 7 मिनट यानी कि पूर्वी देशांतर से लेके 9725 डिग्री यानी कि 9725 डिग्री, यहां पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, 9725 डिग्री, ठीक है, 9725 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में यहाँ पे क्या है स्थित है। तो भारत जो है वो इस प्रकार से भौगोलिक रूप से विस्तृत है। भारत की जो स्थिति है उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर के अंतर्गत मौजूद है। अब यहाँ पे एक चीज और जान लेना आवश्यक है कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश जो आपको दिखाई दे रहा है वो कहां तक है, वो 8 डिग्री उत्तरी 8 डिग्री 4 मिनट वो भारत की मुख्य भूमि से है। लेकिन अगर भारत के दक्षिणतम बिंदु की बात की जाएगी तो दक्षिणतम बिंदु जो आएगा वो आएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत। और अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो कहां मौजूद है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह मौजूद है आपके इस क्षेत्र में। जो भारत की सबसे दक्षिणतम सीमा बनाता है वो 6 डिग्री लगभग 4 या 45 मान सकते हैं, 6 डिग्री 4 मिनट या 6 डिग्री 45 मिनट के आसपास वो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्थित है। पेपर में जब आएगा तो यही आएगा 6 डिग्री और 4 मिनट, ठीक है, या 6 डिग्री 4.5 ऐसे भी आ सकता है। तो आपको याद रखना है कि भारत का मुख्य रूप से जो भौगोलिक विस्तार है वो मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट है और दक्षिणतम पूछा जाएगा तो 6 डिग्री 4 मिनट है। तो दोनों को आपको याद रखना है, ये भारत का क्या है भौगोलिक विस्तार है जहां पर भारत भौगोलिक रूप से विस्तृत रूप से दिखाई देता है, ठीक। तो इसके बाद अगर आप देखेंगे भारत की भूमि का उत्तर से दक्षिण तक अगर सीमा देखेंगे तो ये है 3214 किलोमीटर यानी कि 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण का है ना। तो उत्तर से दक्षिण तक जो सीमा है वो कुल लंबाई जो है वो है 3214 किलोमीटर। और जबकि आप अगर देखेंगे पूर्व से पश्चिम तक की सीमा तो 2933 किलोमीटर यानी कि पूर्व से पश्चिम जो सीमा है वो 2933 किलोमीटर है। यानी इस पूरे बीच में जो स्थान आपको पीले रंग से दिखाई दे रहा है, ये संपूर्ण स्थान पीले रूप से जो दिख रहा है वो भारत है। इस पूरे भारत का या भारतवर्ष का जो क्षेत्रफल है वो ये है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर यानी कि कई 2.5 सैकड़ा 10 लाख 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद हिमालय की हिमाच्छादित चोटियों से लेकर दक्षिण में उष्ण कटिबंधीय सघन वनों तक ये पूरा भारत फैला है। यानी कि उत्तर में आपकी यहाँ पे कई चोटियां हैं, उत्तर में यहाँ पे भारत का क्या है हिमालय पर्वत है, ठीक है। साथ ही साथ हिमालय पर्वत से लेके यहाँ पर क्या है बहुत सारे सघन वन है, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट, और इस पूरे क्षेत्रफल को हम क्या नाम देते हैं भारत नाम देते हैं, ठीक। अब यहाँ पे भारत को एक और स्तर पर देख लेते हैं क्योंकि ये ज्योग्राफिकल टर्म्स के अंतर्गत आएगा, बट ठीक है अगर हम भारत पढ़ ही रहे तो एक दो चीज ज्योग्राफी से जोड़ के भी पढ़ लेते हैं। तो भारत का जो भौगोलिक विस्तार है, इस भौगोलिक विस्तार के अंतर्गत इस संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, भौगोलिक दृष्टि से भारत को कितने भागों में बांटा गया है 5। इसमें सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं वो है हिमालय का पर्वतीय प्रदेश यानी कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है ना, हिमालय का पर्वतीय प्रदेश या उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, और दूसरा सिंधु गंगा का मैदान या उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है, उत्तर के विशाल मैदान के नाम से इसको जानते हैं। फिर उसके बाद राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र, तो ये है आपका थार का मरुस्थल क्षेत्र या राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र। फिर उसके बाद है दक्षिण का पठार, तो ये है आपका दक्षिण का पठार। फिर उसके बाद है आपका पूर्व और पश्चिम समुद्र तटीय मैदान यानी कि ये है आपका कोस्टल एरिया यानी कि तटीय क्षेत्र, ये पश्चिमी घाट है और ये है आपका पूर्वी घाट, ठीक। तो ये भारत है। भारत को भौगोलिक दृष्टि से अगर अपन देखेंगे तो 5 भागों में बांटा गया है। परीक्षा में जब ये नाम पूछे जाएंगे तो आपको याद होना चाहिए कि हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है, सिंधु गंगा का मैदान है या उत्तर का विशाल मैदान भी कहते हैं। उसके बाद आपका राजस्थान का मरुस्थलीय या पर्वतीय मध्यवर्ती पठार है। फिर उसके बाद दक्षिण का पठार है। फिर उसके बाद आपका ये यहाँ पे पूर्व और पश्चिम की समुद्र तटीय प्रदेश यानी कि तटीय प्रदेश,
ठीक, तो यहाँ पे आप ये समझ पा रहे होंगे कि भारत जो है वो भारत मुख्य रूप से कहां तक फैला हुआ है। ठीक, यहाँ पे हम इस लेक्चर को विराम देते हैं। अगले लेक्चर में जब हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे भारतीय ज्ञान परंपरा। ठीक, आई होप चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जय हिंद।